आज का टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एसएससी का कितने सारे हेड्स होते हैं। हम लोग देखें कि एसएससी के 5 हेड्स होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एलिजिबिलिटी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यह 5 हेड को कैलकुलेट करता है एसएससी और गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करता है। आज हम लोग का टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी। यह हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले में हाउस का मतलब बोला गया है कि हाउस मीन्स होता है लैंड सराउंडेड बाय वॉल, लैंड सराउंडेड बाय वॉल। इट मे और मे नॉट हैव एनी रूफ, इट इज कॉल्ड अ लैंड। तो घर किसे कहते हैं? एक लैंड होगा सराउंडेड बाय वॉल और इट मे और मे नॉट हैव एनी रूफ और एनी अदर लैंड अटैच्ड टू इट, इट इज कॉल्ड द हाउस प्रॉपर्टी। इसी को हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। और हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू के ऊपर टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अगर कोई बंदा घर का मालिक है और मालिक के ऑनर के हाथ से घर के ऊपर टैक्स पेमेंट होगा और एनुअल वैल्यू के ऊपर टैक्स पेमेंट करना। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑनर। और प्रॉपर्टी को अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, एक बार और, अगर हाउस प्रॉपर्टी को बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस के लिए या ऑनर यूज करता है तो पीजीबीपी के अंदर में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इस हाउस प्रॉपर्टी को भाड़े पर लगाकर अगर कमाई कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल करना पड़ेगा सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेकर 27 तक हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बोला। ऑनर का मतलब क्या बोला गया है? ऑनर इंक्लूड्स लीगल ऑनर एज वेल एज बेनिफिशियरी ऑनर। ऑनर किसको बोला गया? ऑनर मीन्स लीगल ऑनर और एज वेल एज बेनिफिशियरी ऑनर। उसके बाद बोला गया है कि हाउस प्रॉपर्टी जो होता है वह 5 प्रकार का हाउस प्रॉपर्टी बोला गया। एक सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 जिसमें बोला गया लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिस घर में हम भाड़े पे लगाकर कमाई कर रहे हैं, मतलब मेरा घर है और हमने भाड़े पे लगा कर रखा है और उससे जो भी मेरा इनकम होगा वह लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है। एक होता है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी मतलब मेरा खुद का घर, ना हम खुद रहते हैं, भाड़े पे नहीं लगाते हैं, उसको बोला जाता है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में बोला अनऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अनऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो बंद पड़ा हुआ है, ना रहते हैं न भाड़े पे देते हैं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए और सेक्शन 23 सबसेक्शन बी सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी पार्टली सेल पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी जिसमें बोला गया पार्टली सेल पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। यह पार्टली सेल पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है जिसमें बोला गया है जो आधे पे हम खुद रहते हैं और आधे पे हम भाड़ा पे लगाते हैं, जिसको बोला जाता है पार्टली सेल पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। एक होता है डी टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 23 सेक्शन अनऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी and the section 23 subsection 3 and the section 23 subsection 2. Section 23 subsection 1 let out house property. Section 23 subsection 2 clause A self occupied house property. Section 23 subsection 2 clause B unoccupied house property. Section 23 subsection 3 partly self partly let out house property and the part of section 23 subsection 4 deemed to be let out house property. सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें हम खुद रहते हैं, ना भाड़े पे लगाते नहीं है, खुद के लिए रहते हैं एज पर द सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। ऐसा हाउस प्रॉपर्टी जिसमें हमको भाड़े पे लगा के रखते हैं और भाड़े पे लगा कर इनकम करते हैं, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी कहलाता है। ऑनर क्या करता है? ऑनर खुद की हाउस प्रॉपर्टी के इनकम पर गवर्नमेंट को टैक्स
तो जीएबी से हम लोग लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। वाटर टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स वाटर टैक्स। अगर हमको जीएबी निकालना पड़े तो सबसे पहले हम लोग लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, अगर हम लोग लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को जीएबी से टैक्स पे बाय लोकल अथॉरिटी करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% का वो लगाएंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर द सेक्शन 24 लेंगे और मेरा टैक्सेबल एज आ रहा है। लेकिन हमको सबसे पहले इसमें हमको जीएबी निकालना सीखना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट जीएबी, हम लोग जीएबी निकालना सीखेंगे। अगर मेरा जीएबी आ जाएगा तो जीएबी से हम लोग क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स को लेस करेंगे तो मेरा आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू से स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% घटाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन को लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जीएबी निकालना सीखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास म्युनिसिपल टैक्स है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड, अगर मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू 20 है, अंडर 30 है, अंडर 10 है, तो सबसे पहले हम लोग को आरईआर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आरईआर। आरईआर कैसे निकलेगा? आरईआर कैसे निकलेगा? रीजनेबल एक्सेप्टेड रेट। रीजनेबल एक्सेप्टेड रेट कैसे निकलेगा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर होगा, ये दोनों में से जो हायर होगा, हायर होगा यानी कि 30। हायर कौन है? मेरा 30 है, और इस 30 को स्टैंडर्ड रेंट से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट देखिए मेरा कम है तो कम वाला लेंगे। अगर मान लीजिए 10 का जगह कितना रहता, 40 रहता, तो हम यहाँ पर 30 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मेरा 10 है तो यहाँ पर हमको 10 लेना। अब हम लोग को सबसे पहले आरईआर, रीजनेबल एक्सेप्टेड रेट। रीजनेबल एक्सेप्टेड रेट कैसे निकलेगा? म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेट व्हिचएवर इज हायर बट इट डज नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा आरईआर आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट, अगर म्युनिसिपल वैल्यू 10 है, फेयर रेट 20 है और यहाँ पर कितना है? मान लीजिए 15 है, तो आरईआर कैसे निकलेगा? रीजनेबल एक्सेप्टेड रेट, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेट व्हिचएवर इज हायर 20, लेकिन इसका कंपेयर स्टैंडर्ड डिडक्शन से करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 15 आएगा। तो मेरा आरईआर कितना आ गया? 15 आ गया। अगर मान लीजिए यह 5 है, 2 है, 3 है, व्हिचएवर इज हायर 5, लेकिन 5 को 3 से कंपेयर करने का आएगा 3, आरईआर मेरा निकल गया। अब आरईआर निकलने के बाद एक और टॉपिक आता है, जीएबी निकालने के लिए ध्यान रखना पड़ता है, निकालना पड़ता है एआरआर। एआरआर मतलब क्या होता है? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। हमने पूरे साल भर में हम जितना भी साल भर में हम जितना रेंट रिसीव किए हैं उसी को बोला जाएगा एआरआर। उसके एक और टॉपिक होता है यूआर। यूआर मतलब अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है बैड रेंट। बैड रेंट का मतलब होता है कि हमने ऐसा बंदा को घर में रखा था, मेरा पैसा लेकर तो भाड़ा चुकाया नहीं, पैसा लेकर भाग गया, उसी को बोला जाता है अनरियलाइज्ड रेंट।
और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का मतलब होता है कि हम पूरे साल भर में कितना रुपया रेंट रिसीव किए हैं, तो रेंट रिसीव किए। अब हम अगर जीएबी निकालने जाए तो सबसे पहले हम एक म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे और फेयर रेंट लेंगे और स्टैंडर्ड रेंट लेंगे, और हम पूरे साल भर में कितना रेंट किए रेंट और मेरा कितना पैसा डूब गया। अगर मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, फेयर रेंट 120 का है, 80 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, अब पूरे साल भर में 150 का है, अनरियलाइज्ड 20 का। हम लोग अगर हम लोग निकालेंगे जीएबी निकालने के लिए सबसे पहले आरईआर निकालना पड़ेगा। यह आरईआर कैसे निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर व्हिच एवर इज हायर, बट इसका कंपेयर 80 से करेंगे तो मेरा 80 आ जाएगा क्या, आरईआर। ये आरईआर, अब इससे हम क्या करेंगे, एआरआर माइनस क्यूआर करेंगे। पूरे साल में कितना रुपया रेंट रिसीव होना चाहिए और कितना रुपया मेरा डूब गया, कितना होगा 130। और ये दोनों में से जो हायर होगा वो हायर देंगे, हायर मेरा आ जाएगा जीएबी। एक टॉपिक होता है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि मेरा लॉस ड्यू टू वैकेंसी का मतलब होता है, अगर मान लीजिए हमने मेरा साल भर में कितना दिन तक, कितने महीने तक मेरा घर खाली रहा। म्युनिसिपल वैल्यू मान लीजिए 100 का है, फेयर रेंट 130 का है और 70 का है, और पूरे साल में हमने 180 रुपया रेंट रिसीव किया, और यूआर मतलब अनरियलाइज्ड बैड रेंट कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तब मेरा जीएबी क्या निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट कंपेयर करेंगे, फिर या कंपेयर को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा मेरा 70 आ गया। उसके बाद इस एआरआर माइनस यूआर करेंगे, एआरआर यूआर दिया ही नहीं है तो 180 का 180 होगा, इसमें से दोनों हायर लेंगे, 180 मेरा क्या होगा जीएबी। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरा म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, पूरे साल भर में हम कितना रुपया रेंट रिसीव कर रहे हैं, और यूआर अनरियलाइज्ड रेंट मतलब बैड रेंट, और बीपी मतलब होता है वैकेंट पीरियड, कितना दिन तक मेरा घर खाली रहा। मान लीजिए 80 है, 20 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 10 है, अब पूरे साल में हम 100 रुपया रेंट रिसीव किए हैं, अब मेरा 20 रुपया का बैंक रेंट हो गया, अब 2 महीना का घर खाली रहा। इस हिसाब से हम लोग का जीएबी टेस्ट निकलेगा। सबसे पहले आरईआर निकालना पड़ेगा। आरईआर कैसे निकलेगा, ये दोनों में से जो हायर होगा, इस हायर को स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा मेरा 10 आरईआर कितना आएगा 10। अब इससे एआरआर माइनस यूआर करेंगे, पूरे साल भर में हमको कितना रुपया रेंट रिसीव करना चाहिए और कितना रुपया मेरा बैड डेट हो गया 80। इसमें से जो हायर होगा 80 हायर लेंगे, इससे लेस करेंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी कैसे निकालेंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसी देखिए, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हमने पूरे साल भर में कितना रुपया रेंट रिसीव करना चाहिए था, 100 रुपया, या 100 कितना दिन का है, पूरे 12 महीना का है, और मेरा घर कितना दिन तक खाली रहा, 2 महीना का घर खाली रहा, तो देखते हैं कि लॉस कितना रुपया का होगा। अगर 100 रुपया 12 महीना का है तो 2 महीना का कितना होगा 16 64, मेरा जीएबी कितना आएगा 64 आएगा। नंबर नेक्स्ट, अगर म्युनिसिपल वैल्यू 100 का है, फेयर रेंट मेरा 80 का है, स्टैंडर्ड रेंट मेरा 20 का है, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 150 रुपया का है, और यूआर अनरियलाइज्ड यानी कि बैड रेंट मेरा 10 का हो गया, और मेरा 3 महीना तक घर खाली रहा, तो मेरा जीएबी कितना है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट ये दोनों का सब कंपेयर करेंगे, आ गया 100, इसको 20 के साथ कंपेयर किए, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, आधा 20। अच्छा, एआरआर माइनस यूआर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 140। ये दोनों में से जो हायर होगा ऑब्वियस बात 140। उसके बाद हम देखेंगे बैड रेंट कितना रुपया का होगा, 3 महीना मेरा घर खाली रहा, खाली रहा। अच्छा, 150 रुपया जो है वह पूरे साल भर का, 3 महीना का कितना होगा, तो 150 रुपया अगर 12 महीना का है तो 3 महीना का कितना होगा
37.5, इसे 140 माइनस 37.5 आ गया 102.5, ये मेरा हो गया जी। इस प्रकार जीएडी हम लोग निकालना सीख गए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मोर शेयर। थैंक यू। बंद कीजिए।